देश में दलित आदिवासी वाइस चांसलर नहीं होते हैं, दलित आदिवासी जज नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस देश में दलित आदिवासी प्रोफेसर नहीं होते हैं, आईआईएम में एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं है। असली मुद्दा यह है, एक भी न्यूज चैनल का एंकर आदिवासी नहीं है। दलित जातियों का यह जो वर्गीकरण का यह खेल है, यह आपस में लड़ाने का खेल है। इनको लड़ाई करवाना है दलितों के बीच, क्योंकि इनको पता है कि दलित एकता बनी रही तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन हो सकता है। इसलिए उनको दलित एकता से डर लगता है, दलित पिछड़ा एकता से डर लगता है। इसलिए आपस में ये बहुजनों को लड़ाने के लिए खेल खेलते रहते हैं। और इनका पूरा खेल आरएसएस और इसके पीछे सरकार की भूमिका है। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि सरकार की भूमिका नहीं है। तेलंगाना के चुनावी सभा में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो जातियों के अंदर वर्गीकरण है, दलित जातियों के अंदर वर्गीकरण का, उसका समर्थन कर चुके हैं और मन से बता चुके हैं कि मेरा सपना है पास की है। और कभी कभी मुझे लगता है कि ये जितने लोग कॉलेजियम सिस्टम से जज बने हैं, अगर इनको परीक्षा में बैठा दिया जाए, एसएससी, क्लर्क और चपरासी की परीक्षा भी ये लोग पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर सवाल ये है कि याचिका भी तो दलित समाज के लोगों ने ही डाली है। ब्राह्मण अपने हाथ से कभी हत्या नहीं करता, इस खेल को समझ लीजिए। सर SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और ये कहा जा रहा है कि जो समाज में वंचित लोग हैं, यानी कि आरक्षित वर्ग में भी उनको जो है रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, तो इसलिए उसमें जो है वर्गीकरण की जो है वो मांग की गई है दलित समाज की तरफ से। तो आप किस तरह से देखते हैं? कुछ नहीं, हम भी यही मांग करते हैं कि जहां कहीं भी ओवर रिप्रेजेंटेशन है, वो ओवर रिप्रेजेंटेशन खत्म होना चाहिए। जहां भी ओवर रिप्रेजेंटेशन है, वहां कोटा लागू होना चाहिए, वहां दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है यह मांग की है। अभी जो है DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनके पिताजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनका बेटा का नाम है अभिनव चंद्रचूड़, आने वाले समय में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। मुझे लगता है कि ये ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इस ओवर रिप्रेजेंटेशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट कब बात करेगा? अभी जैसे ये डिसीजन को ही देख लें तो 7 जज थे, जिसमें कि 1 दलित, बाकी सब सवर्ण। ये ओवर रिप्रेजेंटेशन कब दूर होगा? इस देश में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, सबके वाइस चांसलर लगभग ब्राह्मण हैं। ये ओवर रिप्रेजेंटेशन कब खत्म होगा? EWS जो आरक्षण है, EWS आरक्षण का लाभ, अधिकांश लाभ जो है ब्राह्मण जाति के लोग ले जाते हैं। तो ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन EWS आरक्षण के अंदर भी है, उस पर कब बात किया जाएगा? जो पूरा जो डाटा सामने आ रहा है पूरे देश भर से, जब से SC/ST आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, वह पूरा डाटा बहुत आश्चर्यजनक है। देश भर में 7 IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। 7 IIM में एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं है। तो फिर इसका वर्गीकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट कैसे करेगी? 0 आदिवासी प्रोफेसर, 0/2 या 2 0, या 0 को लिख के बीच से काट देंगे, थीटा का साइन बना देंगे। कैसे वर्गीकरण करेंगे? और जो लोग यह दावा करते हैं कि कुछ खास जातियों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, खास तौर पे दावा होता है कि बिहार में पासवान, उत्तर प्रदेश में जाटव, महाराष्ट्र में मातंग, राजस्थान में मीणा। भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस देश में कितने आरक्षण के बाद कितने जाटव चमार का 100-200 एकड़ का जमीन हो गया? कोई बताए। जिन लोगों का कहना है कि समृद्ध हो गए, तो बताए कितने चमार का 100-200 एकड़ जमीन हो गया? कोई बताए कि कितने पासवान वाइस चांसलर हो गए? कहाँ ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया? कितने मातंग जो है सुप्रीम कोर्ट में जज हो गए ओवर रिप्रेजेंटेशन से? कोई बताए। कितने मीणा जो है 10 शहर में उनकी कोठियां हो गई, विदेशों में कितने मीणा जाति के लोगों की कोठी हो गई? बताए, ओवर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो पूरा ओवर रिप्रेजेंटेशन का यह जो नाटक है, पूरा तमाशा है, यह जो है इनकी चिढ़ दर्शाता है। असली ओवर रिप्रेजेंटेशन पर बात नहीं हो पा रही है कि इस देश में दलित आदिवासी वाइस चांसलर नहीं होते हैं, दलित आदिवासी जज नहीं होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस देश में दलित आदिवासी प्रोफेसर नहीं होते हैं, IIM में एक भी आदिवासी प्रोफेसर नहीं है। असली मुद्दा ये है, एक भी न्यूज चैनल का एंकर आदिवासी नहीं है।
दलित नहीं है, तो किस जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, इस पर बात होनी चाहिए। अगर ईमानदारी से ओवर रिप्रेजेंटेशन पे बात करनी है तो, अन्यथा यह जो नाटक है, हम समझते हैं कि दलित जातियों का यह जो वर्गीकरण का यह खेल है, यह आपस में लड़ाने का खेल है। इनको लड़ाई करवाना है दलितों के बीच, क्योंकि इनको पता है कि दलित एकता बनी रही तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन हो सकता है। इसलिए उनको दलित एकता से डर लगता है, दलित पिछड़ा एकता से डर लगता है। इसलिए आपस में ये बहुजनों को लड़ाने के लिए खेल खेलते रहते हैं। और इनका पूरा खेल आरएसएस और इसके पीछे सरकार की भूमिका है। मैं इस बात से इनकार करता हूं कि सरकार की भूमिका नहीं है। तेलंगाना के चुनावी सभा में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जो जातियों के अंदर वर्गीकरण है, दलित जातियों के अंदर वर्गीकरण का, उसका समर्थन कर चुके हैं और मन से बता चुके हैं कि ये मेरा सपना है। उनका सपना इस पेशवाई जज चंद्रचूड़ जी ने पूरा किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं चंद्रचूड़ जी से एक बार फिर पूछ रहा हूं, आपके पिताजी जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपका बेटा अभिनव चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आप लोगों ने कौन सी कानून की परीक्षा पास की है, जज बनने की कौन सी परीक्षा पास की है? और कभी कभी मुझे लगता है कि ये जितने लोग कॉलेजियम सिस्टम से जज बने हैं, अगर इनको परीक्षा में बैठा दिया जाए, एसएससी, क्लर्क और चपरासी की परीक्षा भी ये लोग पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर सवाल ये है कि याचिका भी तो दलित समाज के लोगों ने ही डाली है। ब्राह्मण अपने हाथ से कभी हत्या नहीं करता, इस खेल को समझ लीजिए। ब्राह्मण को जब दलित की हत्या करनी होगी, वह किसी दलित को आगे करेगा, कभी राष्ट्रपति बना देगा, कभी प्रधानमंत्री बना देगा, कभी उसके हाथ से केस करा देगा। ब्राह्मण अपने हाथ से कभी भी हत्या नहीं करता है। ब्राह्मण आपके समाज को आगे करेगा। जैसे 7 जज में से एक गवई जी को जो है खड़ा कर दिया सामने कि दलित के मुंह से जो है सुनवाया जो फैसला है। तो ब्राह्मण अपने से हत्या नहीं करता। ब्राह्मण आपके बीच से आपके लोगों को चुनता है आपके खिलाफ काम करने के लिए, आपकी हत्या करने के लिए। नहीं, आपको क्या खतरा नजर आ रहा है इससे? ये दलित एकता के ऊपर खतरा है। और ये जो क्रीमी लेयर का सवाल है, ये क्रीमी लेयर का सवाल ईडब्ल्यूएस में लागू होना चाहिए था ना। इस देश में जो है 89 के लगभग जो है, अगर मेरा आंकड़ा ठीक ठाक है, तो आईएएस बने हैं 4 साल में क्रीमी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, जिसमें लगभग 79 जो है ब्राह्मण जाति के। तो कौन खाया किसका हक? ब्राह्मणों ने राजपूतों का हक नहीं खाया। आज तक एक जो है राजपूत को भारत रत्न नहीं मिला है, सिर्फ ब्राह्मणों को मिलता है। तो ब्राह्मणों का ने नहीं खाया है। वाइस चांसलर ब्राह्मण ज्यादा बनते हैं, राजपूत क्यों नहीं बनता? सचिवालय में, प्रधानमंत्री सचिवालय में तो ब्राह्मण होते हैं, राजपूत नदारद होते हैं। तो ठाकुरों का हक ब्राह्मण खा रहे हैं ना। अब जज जो है सुप्रीम कोर्ट में खाली ब्राह्मण बन रहा है, राजपूत काहे न बन रहा है? तो ये जो मामला है, ये मूल रूप से मामला दलित इसमें है ही नहीं, दलित आदिवासी हम कहाँ ओवर रिप्रेजेंटेशन है। मामला ये मूल रूप से सवर्णों के बीच का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें सुधार करे और जहां जहां ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, अमीर ब्राह्मण जो है गरीब ब्राह्मणों का हक खा रहा है, अमीर सवर्ण गरीब सवर्णों का हक खा रहा है। मूल सवाल वहां चोट करना पड़ेगा। अमीर दलित भी तो गरीब दलितों का ना, अमीर दलित कहां से खाएगा? अमीर दलित तो खुद ही नक्शे से गायब। कितना आप बताइए, कितना दलित अमीर हो गया? कितने दलितों के पास 100 एकड़ जमीन है? बताइए कोई आंकड़ा। तो यही तो कहा जा रहा है कि आंकड़ा ये समृद्ध हो गए आप। हाँ। मतलब अच्छा कपड़ा पहन लिए, समृद्ध हो गए। थाली में आप जो है नमक रोटी भी नहीं मिलती थी, चावल दाल ही आपको अखरने लगा, उसी से आपको समृद्धि दिखने लगी। नंगे बदन थे और शरीर पे कपड़ा आ गया, वही आपको समृद्धि दिखने लगी। समृद्धि कहते हैं। आप बताइए अमीर दलित कौन हो गया? किसका 100-200 एकड़ जमीन हो गया? किसका जो है विदेश में 4 शहरों में फ्लाइट है या गरीब है, ये बताइए। चिराग पासवान एक व्यक्ति जो अपवाद के रूप में है, जो राजनीति में है, जिसके पिताजी 50 साल से राजनीति में है। आप उनसे पूछ रहे हैं वो अमीर है कि गरीब है? आप 1, 2, 3, 4, 5 उदाहरण पकड़ के देश का हर चौथा आदमी जो दलित आदिवासी है, उसका आप जिंदगी का फैसला तय करना चाहते हैं?
एक दो आदमी जो अपवाद है, अपवाद उदाहरण होता है। लेकिन ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये अपने ही समाज के दूसरे लोगों को आगे नहीं अब क्यों नहीं, ये कौन होते हैं रोकने वाले? है तभी तो आगे आया। ये जो भी आप ये बताइए, मेरे दादा भैंस चराते थे और हम आरक्षण की वजह से यहाँ तक आए। कहाँ रामविलास पासवान मेरा पैजामा पकड़ लिया, कहाँ चिराग पासवान मेरा हक मारा। हमारी सामाजिक स्थिति बदली और लोगों की भी बदल रही है। तो आप ठीक से पहले आरक्षण लागू तक तो नहीं होने दे रहे हैं, मंडल कमीशन लागू नहीं होने दे रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं एनएफएस कि आपको योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है। भाई मानसिक स्थिति ठीक है ना आपकी, दिमाग का इलाज कराइए। या तो एनएफएस होगा या ओवर रिप्रेजेंटेशन होगा। एक तरफ एनएफएस भी कर दे रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं खा भी रहा है। भैया कहाँ, हमको तो आप आने ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन सर इसे लागू करने में बड़ी चुनौती है, और वो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है जाति जनगणना की, क्योंकि उसके बगैर नहीं होगा। और उसके ये जाति जनगणना का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। ये जो सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, आखिर कैसे पता चलेगा? मान लिया जाए 2 पल के लिए हम इसकी बात मान भी लें, तो फिर आप बताइए आप तय कैसे करेंगे कि किसके पास कार हो गया, किसके पास साइकिल है, कौन नंगे पांव चल रहा? आपको जाति जनगणना करानी होगी। एक तरफ आप जाति जनगणना से बच रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप जो है कह रहे हैं कि कोटे के अंदर कोटा है। कैसे पता चलेगा भला? नहीं पता चल सकता है। तो सबसे पहले सरकार को जाति जनगणना करानी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि डाटा लाएं सरकार, तो लाइन, तो इस पे जोर तो नहीं है जितना जोर हाँ यही मैं कह रहा हूँ, इतना मुश्किल भी नहीं है जाति जनगणना कराना। बिहार सरकार ने करा कर दिखा दिया ना, और केंद्र सरकार के पास अकूत पैसा है, संसाधन है, पावर है। क्या नहीं है? उनको इस बात की इच्छा शक्ति नहीं है कि वो जाति जनगणना कराएं। क्यों ना कराएं? क्योंकि केंद्र सरकार जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करती है वो मनुवाद के पोषक हैं, और उनको पता है कि मनुवादियों ने दलितों पिछड़ों का हक खा लिया है। अगर पता चल जाएगा तो इनकी किरकिरी हो जाएगी, खुलकर सामने आ जाएगा। और जो बिहार में ही जाति जनगणना हुआ, आप देख लीजिए आंकड़े क्या कहते हैं। ये जो आरोप लगाते हैं इन जातियों ने खा लिया, उन जातियों ने खा लिया, बिहार की जाति जनगणना तो स्पष्ट है, सामने है, कहाँ किसने किसी का खाया है। लेकिन सर लागू करने में बड़ी चुनौतियां हैं, मगर समाज में जो एक बंटवारे की स्थिति देखी जा रही है। यही तो एजेंडा है, आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है बंटवारा। कभी धर्म के आधार पर, कभी जाति के आधार पर। 8000 से ज्यादा जातियों में उन्होंने पहले लोगों को बांटा, उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। जब देख रहे हैं कि देश भर में आरक्षण को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है, उन्होंने नया शिगुफा छोड़ दिया। इन्होंने देखा 2 अप्रैल 2018 जैसा आंदोलन इस देश का दलित खड़ा कर सकता है, इन्होंने जाति के अंदर उपजाति का शिगुफा छोड़ दिया। ये तो करते ही रहे हैं, ये तो तोड़ फोड़ से ही इनकी नीति चलती है, इन्हीं से इसकी राजनीति चलती है, तोड़ फोड़ से ही जो है इनकी सत्ता और इनका शासन चलता है।